नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार की सियासत में आज जो बदलाव देखने को मिला वो चौंकाने वाला तो कतई नहीं कहा जा सकता। हाल के दिनों में बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर लगातार हमलावर रहे हैं। साथ रहते हुए भी, गठबंधन की साझा सरकार चलाते हुए भी आरोप प्रत्यारोप की सियासत खूब परवान चढ़ती रही। आज सुबह नीतीश कुमार ने अपने विधायकों के साथ बैठक की और उसके बाद बीजेपी से अलग राह चलने का ऐलान कर दिया। वो सवा घंटे के अंदर ही 2 बार राज्यपाल से मिले। पहली बार अकेले और दूसरी बार जेडीयू समेत 7 दलों के नेता भी वहां, आरजेडी के नेता भी वहां पहुंचे थे। नीतीश ने राज्यपाल से 160 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा भी किया है। और आज बिहार में काफी तेजी के साथ घटनाक्रम बदला। पल पल की खबर हम आपको बता देते कि क्या क्या आज सुबह से हुआ है। सबसे पहले आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार की जेडीयू के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक हुई। यह सुबह 11:30 बजे हुई। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे यानी ठीक 1 घंटे के भीतर ही यह खबर आ गई कि नीतीश कुमार ने बैठक में बीजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शाम 4 बजे नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले और अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल से 160 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया। राजभवन से इसके बाद करीब 4:30 बजे नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर पहुंचे। वहां पर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी से उनकी मुलाकात हुई। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसके बाद ये साथ में उन्होंने अपने फोटो खिंचवाए हैं। और मुलाकात के बाद तेजस्वी तेज प्रताप के साथ नीतीश कुमार वहां से निकले। शाम 5 बजे समर्थक दलों के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक हुई और उसके बाद आरजेडी लेफ्ट कांग्रेस के नेता नीतीश के घर पहुंचे थे इस बैठक के लिए। शाम 5:15 बजे नीतीश कुमार दोबारा राजभवन पहुंचे। इस बार तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। साथ ही जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह और अजीत शर्मा समेत 7 दलों के नेता राजभवन में उनके साथ थे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। आइए सुन लेते हैं नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या कहा। 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट मिला, 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं, सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट, उन सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का कोई भी सहयोगी दल नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी जहां भी जाती है, जिसके साथ भी रहती है, उसे खत्म कर देती है। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है, नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है, नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। वहीं बीजेपी ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार ने न केवल बीजेपी के साथ बल्कि बिहार की जनता के साथ भी धोखा किया है। जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल
भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। यह इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में हो रहे इस बदलाव को एक अच्छी शुरुआत बताया है। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं बिहार के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अंजुम आरा हैं, प्रवक्ता जेडीयू। हमारे साथ नवीन उपाध्याय जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर द पायनियर के, और साथ ही आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी के समर्थक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा अंजुम आरा जी। जिस तरह से आज घटनाक्रम रहा, बीजेपी के संजय जायसवाल को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये केवल बीजेपी के साथ ही नहीं बल्कि बिहार की जनता के साथ भी विश्वासघात है, क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव है बीजेपी जेडीयू ने मिलकर लड़ा था, बिहार की जनता ने इन्हें साझा समर्थन दिया था, 5 साल के लिए समर्थन दिया था, लेकिन ये 1.5 साल में ही खिसक गए। जी देखिए, सबसे पहले मैं अखिलेश जी में ये कहना चाहती हूँ कि बिहार की जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट अपना आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को दिया है, उनके लीडरशिप को दिया है। उनके चेहरे पर 2020 का चुनाव एनडीए ने लड़ा है और बिहार की जनता ने अपना बहुमत दिया बिहार के मुस्तकबिल को बनाने के लिए, विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, 7 निश्चय पार्ट 2 को जमीन पे उतारने के लिए, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो बिहार के आवाम से कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं निश्चित रूप से। लेकिन अंजुम जी, अगर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया होता तो फिर तो जेडीयू की सीटें सबसे ज्यादा आनी चाहिए थी। जेडीयू तो 3रे नंबर की पार्टी थी। अखिलेश जी, हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में सीटों का कम या ज्यादा आना हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि बिहार की जनता ने, एनडीए ने जो चुनाव लड़ा 2020 की मैं केवल चर्चा अगर करूंगी तो नेतृत्व किसका था? एनडीए ने, एनडीए के जितने भी घटक दल थे उसमें बीजेपी भी, किसके लीडरशिप में चुनाव बीजेपी ने लड़ा, किसके लीडरशिप में बाकी घटक दल ने चुनाव लड़ा? लेकिन अंजुम जी, जब फैसला आया था 2020 में, तब जो ट्वीट किया था नीतीश कुमार जी ने, उसमें उन्होंने जीत का, एनडीए की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर बांधा था। नहीं, ठीक है, हर नेता की अपनी एक बड़प्पन होता है, उन लोग की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन बिहार की जनता ने जो अपना मत दिया था, बिहार की जनता ने जो मैसेज दिया था, उसको तो भी समझने की जरूरत है ना। बिहार की जनता ने किसकी लीडरशिप को अपना मैंडेट दिया, किसके लीडरशिप को, नेतृत्व को स्वीकार किया? आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, क्योंकि विकासशील बिहार से विकसित बिहार बनाने का कमिटमेंट आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का है। 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से बिहार के तमाम डिप्राइव सेक्शन, वंचित समाज के लोगों को जोड़ विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कमिटमेंट उनका है। बिहार के आवाम ने उनको काम करने का पुनः मौका दिया, उनको लीडरशिप का मौका दिया। ठीक है अंजुम जी हमारे साथ आलोक जी भी हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। आलोक जी, आपने सुना होगा अंजुम जी को साफ तौर पर कह रही हैं कि ये जो मैंडेट था 2020 का, ये नीतीश कुमार के नाम पर दिया गया था। हमने कुछ देर पहले तेजस्वी यादव को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, और बीजेपी का इतिहास ये है कि चाहे महाराष्ट्र हो या फिर पंजाब हो, जिसके साथ रहती है, जिसके साथ चलती है, उसी को खत्म कर देती है। तो क्या ये बिहार एक सबक है ये दिखाने के लिए कि बीजेपी गठबंधन में सरकार नहीं बना सकती, ना चला सकती है? गठबंधन तो हमने 17 साल चलाई है इनके साथ। ये कैसे कह सकते हैं कि हम गठबंधन की सरकार नहीं चलाना जानते हैं? और तो मैंडेट में ज्यादा सीटें किसको दी थी जनता ने? हमारे पास 77 सीटें हैं, इनके पास 45 सीटें हैं, 43 थी पहले। फिर भी हमने इनको बड़ा भाई मानकर इनको हमने चीफ मिनिस्टर पद दिया। लेकिन नीतीश पार्ट 2 में शिथिल पड़ गए, बूढ़े हो गए या एरोगेंट भी बहुत हो गए। जो पहले की 2000 पहले की छवि थी, उसके बाद की जो छवि इनकी बनती आई है 2020 के बाद, वो प्रोग्रेसिव नहीं रह गए किसी भी मामले में और बहुत एरोगेंट हो गए थे। अब पता नहीं किन कारणों से वहां की जनता ने
चलिए मोदी जी के नाम पर हम कहते हैं मोदी जी के नाम पर वोट किया, अंजू महाराज जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया। इस लड़ाई को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जनता ने वोट तो कुशासन जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए दिया था। ये पलटू राम चचा आज, लेकिन आलोक जी आप जो आज आरोप लगा रहे हैं जेडीयू पर कि बिहार की जनता के साथ धोखा दिया, जनादेश के साथ धोखा दिया, यही काम तो नीतीश कुमार ने तब भी किया था जब वो महागठबंधन के साथ जीत करके आए थे, उसके बाद रिश्ता तोड़ के आपके साथ जुड़ गए। तब आप कोई दिक्कत नहीं हुई नीतीश कुमार के साथ लेने में। नीतीश कुमार कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं, कोई नीति सिद्धांत की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। ये बात उन्होंने उजागर कर दिया है। उनको जहां कंफर्ट जोन नजर आता है और कुर्सी अपनी बची हुई नजर आती है, वो वहीं चले जाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है समाजवादी की विचारधारा से या किसी भी विचारधारा से। ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। जहां उनको कुर्सी मिली, और एक कहावत है नीतीश कुमार जी के बारे में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, उसके बाद ललन सिंह को भी बीच में उन्होंने हटा दिया था, और भी लोगों को इन्होंने वक्त समय समय पर इस्तेमाल करके और फिर उसको छोड़ दिया या उससे अपना नाता रिश्ता खत्म कर लिया। ठीक है आलोक जी हमारे साथ पिछली बार अखिलेश जी जब ये आरजे जी से नाता तोड़ के हमारे पास आए थे, तो इनका बयान है ऑन रिकॉर्ड, मेरे मंत्रिमंडल में क्या हो रहा था मुझे खुद नहीं पता लगता था, और लूट खटोट पीक पर चला गया था। आज उसी के साथ दोबारा सरकार बनाने में ये सब चीजें कहां लुप्त हो गई हैं? ये तो वही लोग हैं, ये जंगल राज वाले लोग हैं, ये तो फिर वही सब करेंगे। ठीक है, आपने जो तमाम बातें कही हैं नीतीश कुमार के बारे में, इनसे मैं अंजुम जी के पास जाऊंगा, जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नवीन जी के पास आना चाहता हूं। नवीन जी, आप बहुत ही नजदीक से, करीब से, कई दशकों से बिहार के राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव को देखते आए हैं। आज का जो घटनाक्रम हुआ, क्या आपके लिए लगता है कि ये अप्रत्याशित था, या फिर ये खिचड़ी जो है काफी लंबे समय से पकाई जा रही थी? और ऐसा क्या हुआ कि अचानक नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि केंद्र में बीजेपी की अपनी बहुमत की सरकार है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, पैटर्न ये बन रहा है देश में एक दो राज्यों को छोड़ करके, कि अधिकांश जगह पे जो क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही हैं वो ये चाहती हैं कि दिल्ली से दोस्ती बना के रखें, लेकिन नीतीश कुमार ने तो यहां दुश्मनी मोल ले ली। क्या ऐसा कारण रहा है उनके पास, क्या मजबूरी रही है? देखिए, मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग डेवलपमेंट नहीं है, ये मान के हम चल रहे थे। और जब 2020 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद भी हमने कहा था कि ये 2-3 साल से अधिक सरकार चलने वाली नहीं। तो लॉजिकल है, इसलिए कि अगर नीतीश कुमार को राजनीति में कुछ और साल तक रहना है तो उनको ये स्टेप लेना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के बाद वो इररिलेवेंट हो जाते बोथ बीजेपी और अपोजिशन के लिए। और 2024 में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा वापस इलेक्ट होकर आ जाती तो डेफिनेटली बीजेपी उनको डंप करता, और वो पॉलिटिकली उनका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता कहीं पर। तो उनके लिए अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए, उनके लिए ये बहुत ही लॉजिकल स्टेप है। मेरे अनुसार इसका रेमिफिकेशन राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाएगा। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार केवल बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ पर चले आए, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि आज ही बिहार में अगर आप देखिएगा, दूसरे काफी नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और वो एक सशक्त कैंडिडेट हो सकते हैं अपोजिशन के नरेंद्र मोदी के लिए। ये आपने जो बात कही है नवीन जी, मैं आपको इसी पे बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव से कुछ देर पहले राजभवन में ये सवाल पूछा गया था, नीतीश कुमार उनके साथ खड़े थे। रिपोर्टर ने बार बार उनसे ये पूछा कि क्या आप मानते हैं कि 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? तो तेजस्वी पर इसने कहा कि वो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर देश में सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो वो नीतीश कुमार है। तो यानी एक तरह से नीतीश को 2024 के लिए पिच करने की जो कोशिश है वो शुरू आज ही हो गई है। नहीं, दो चीज हम ऐड करना चाहेंगे। देखिए, क्यों नीतीश कुमार के बारे में ये चर्चा की जा रही है? अपोजिशन के कैंप लोगों का ये मानना है कि नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के नेता है जिन पर करप्शन के कोई चार्ज नहीं है। सेकेंडली, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो बात की जाती है बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके द्वारा वो कांग्रेस पर अटैक करते हैं, वो भी किसी तरह का अटैक नीतीश कुमार पर नहीं हो सकता है। एंड तीसरा और महत्वपूर्ण ये है
कि जिस तरीके से बीजेपी ने ओबीसी के अंदर अपनी पैठ बनाई नरेंद्र मोदी जी की छवि के द्वारा, नीतीश कुमार डेफिनेटली उनसे अधिक कमिटेड ये है आपको ओबीसी लीडर। जहां तक कि बिहार में जहां तक दिखाई देता है ईबीसी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और आप देखिए 4% 5% इनकी पार्टी जो जिस कास्ट से आते हैं उनका वोट है, लेकिन फिर भी वो बिहार की राजनीति में 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका इनके साथ है। और पटेल जो है, ये कुर्मी जो है, इनकी संख्या ऑल ओवर इंडिया है। ये सब चीजें फैक्टर को लोग लेके चल रहे हैं। और हमको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 2024 में नीतीश कुमार ये नालंदा से लोकसभा का इलेक्शन लड़ जाए और ये तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाए और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई अहम भूमिका तलाश करने के लिए निकल जाए। लेकिन नवीन जी, आपने दो बातें कही। आपने नीतीश कुमार की साफ छवि की बात कही, लेकिन एक साख का सवाल भी होता है कि जब व्यक्ति इस तरह से पाले बदलता है तो उसकी साख का क्या, क्रेडिबिलिटी का क्या। और फिर आप जो साफ छवि की बात कह रहे हैं, आपको याद होगा कि जब आरजेडी से रिश्ता तोड़ा था नीतीश कुमार ने, तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके और भ्रष्टाचार के आरोपों की बात करके ये रिश्ता तोड़ा था। एक बार फिर से वही आरजेडी के पास जा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर के कहां उनका जो साख जो है बची रह सकती है? देखिए, अगर आप देखिएगा तो क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में भ्रष्टाचार कोई अहम मुद्दा है? आप अगर देखिएगा तो बीजेपी के कैंप में भी ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जब तक वो ओपोजिशन के कैंप में थे उन पर आप काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मेरा नहीं मानना है कि कोई आज की भारतीय राजनीति में अगर देखिएगा तो इमोशनल इशू पर इलेक्शन होते हैं, चाहे कास्ट के इशू हो, चाहे कम्युनिटी के इशूज हो, चाहे रिलीजियस इशूज हो। ऐसी स्थिति में मेरा नहीं मानना है कि ये कोई बहुत बड़े ये सब आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग लेके हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर आप देखिएगा लालू प्रसाद पर करप्शन के आरोप सालों से लगाए जा रहे हैं। पब्लिक भी अब ये मान के चलती है कि क्या लालू प्रसाद ही अकेला इंडिया में केवल आरोप नहीं है नवीन जी, बल्कि सजा भी हुई है, सजा भी काटी है उन्होंने। सजा भी हुई है, डेफिनेटली हम मानते हैं। और वो जब लालू प्रसाद पर कैंपेन चलाया जा रहा था, हम फोर फ्रंट पे थे उस समय, बिहार में हम थे और हम लोग ने हजारों स्टोरी की थी। हम नहीं, उनको क्लीन चिट हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आज की दुनिया में देखिएगा तो जो फॉर्डर स्कैम हुआ वो बहुत छोटा स्कैम लगता है। अगर देखिएगा तो 900 करोड़ के आसपास का था, आज की दुनिया में देखिएगा तो बहुत लोगों के पास हजारों हजार करोड़ रुपया है। ठीक है, अंजुम जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें नवीन जी ने कही हैं, वो कह रहे हैं उनकी भविष्यवाणी है या कहें कि आकलन है कि 2024 में नीतीश कुमार शायद अपने लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका तलाशना चाहते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ा, और ये हो सकता है कि 2024 में वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभाएं। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम मटेरियल हैं? आपके नेता बार बार इस बारे में बात करते भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो या कई अन्य नेता हो, वो ये कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो पीएम क्यों नहीं बन सकते? इसमें कहाँ दो राय है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई जो है, जो भी है व्यक्ति, उसके अंदर क्वालिटी है, मेरिट है, मटेरियल है, तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार जी तो हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर अनुभव को लेकर के, विकास को लेकर के एक लंबी लकीर उन्होंने खींची है, इतनी लंबी लकीर खींची है जिसका अनुसरण सेंट्रल स्वयं किया है, जिसका अनुसरण दूसरे स्टेट किए हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी में पीएम मटेरियल कूट कूट करके है। अगर बिहार के आवाम अपना आशीर्वाद, अगर मुल्क की आवाम उनको आशीर्वाद देती है, तो जिस तरह से बिहार को उन्होंने गढ़ा है, बनाया है, आगे ले गया है, निश्चित रूप से जो हमारे नेशनल लेवल पे जो हमारे इश्यूज हैं, वो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से वो इश्यूज सेटल हो पाएंगे। ठीक है, आपने सुना आलोक जी, पीएम मटेरियल जो है कूट कूट कर भरा हुआ है नीतीश कुमार में, ये कहना है अंजुम जी का। आपके हिसाब से 2024 में वैकेंसी रहेगी नीतीश कुमार के लिए? देखिए, नीतीश कुमार जी कितना दिन इनके साथ चलेंगे, पहले इसी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन के आते हैं, जिसके बहुत दावेदार हैं, आदरणीय केजरीवाल जी हैं, ममता दीदी हैं, केटीआर हैं, पहले इनकी आपसी सहमति तो बने। आपने राहुल जी का नाम ही नहीं लिया, राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया आपने आलोक जी। राहुल गांधी भी है, हाँ सॉरी, राहुल गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है, 14-15 आदमी है अगर पूरे नाम गिनाऊंगा तो
तो पहले ये आपसी सहमति बना के आए हमसे लड़ने के लिए, फिर देखी जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की छवि साफ सुथरी है, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठी है आज तक भ्रष्टाचार के मामले में, और अनुभव भी है उनके पास। 17 साल यहाँ और उसके पहले सेंटर में भी वो विभिन्न पदों पर थे। लेकिन आज जो उन्होंने किया है बिहार में, वो बिहार की जनता के साथ धोखा के अलावा और उसको दूसरा कोई नाम नहीं किया जा सकता। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आलोक जी रविशंकर प्रसाद जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे वहीं चलते हैं। रेणु दीदी को हमने इसलिए दीदिया कहा कि हम लोग उनको आरंभ से ही दीदिया कहते हैं। नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। तो नीतीश जी आज मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। पहला सवाल, आप हमारे साथ कैसे और क्यों आए थे? आपको याद है आपने लालू जी को छोड़ा था जब हम लोग चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे, याद है ना? आपने समता पार्टी बनाई थी, तो भाजपा के साथ आने की आपकी वो पहली यात्रा थी। और आज जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो आपको मैं विनम्रता से बताऊं, उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने पीक पर था। उसके बाद आप भाजपा के साथ रहे क्योंकि जंगल राज, लूट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ आपने अपनी आवाज भाजपा के साथ लगाई। हम लोग चारा घोटाले में लड़ रहे थे, मैं वकील था, सुशील मोदी पिटिशनर थे, बाद में ललन सिंह भी आए थे। ये आपके हमारे साथ आने की शुरुआत है। आप 96 में साथ थे, 98 में साथ थे, रेल मंत्री बने, 2000 में आपको भाजपा ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि बहुमत नहीं निकल सका, आपको भाजपा ने दोबारा केंद्र में फिर मंत्री बनाया, कृषि मंत्री। उसके बाद आज नीतीश कुमार जी आपको यह स्मरण देना जरूरी है कि आपकी पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर परेशानी थी। और 2005 के चुनाव में स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, स्वर्गीय सुषमा स्वराज यहां सभी उपस्थित थे, और हम लोगों ने निर्णय किया कि बूटा सिंह ने जो डिसमिस किया था और जो पहला चुनाव हुआ था उसको जीतना है तो बिहार में नेता चाहिए। और हम लोगों ने आपके लिए बहुत आग्रह किया, दबाव दिया। और आज नीतीश जी, मुझे आपको याद कराना पड़ेगा कि जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे नेता भी हम लोग के इस दबाव से बहुत सहज नहीं थे। आज आपको याद दिलाना जरूरी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाजपा ने आपकी पार्टी को तोड़ने का कारण किया। आप हमारे साथ थे, भाजपा जदयू की सरकार ने अच्छा काम किया। आप 13 में सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण चले गए, 14 में आप बुरी तरह से हार गए, फिर आप लालू जी के साथ चले गए 15 में, और आप फिर मुख्यमंत्री बने। आपसे नीतीश कुमार जी आज भाजपा एक दूसरा सवाल पूछ रही है। आपने 15 में लालू जी के साथ जाने के फैसले को पुनर्विचार क्यों किया? 17 में आपने क्यों कहा 2 साल बाद कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि श्रीमान तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे। यह आपने खुलकर कहा कि इतने गंभीर आरोप लगे, यहां सुशील मोदी ने लगाए थे, चर्चा में आए थे, तो आपने कहा उसका जवाब नहीं आ रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत सवाल पूछा था। रेलवे मंत्री रहते एक होटल ट्रांसफर हुआ था रांची में रेलवे का, और पटना में कुछ मॉल बनने की बात थी, उसको लेकर काफी सवाल उठे थे।
रेलवे में भर्ती को लेकर सवाल उठे थे, नौकरी के बदले जमीन को लेकर सवाल उठे थे। और नीतीश जी, आप कृपया करके अपने पुराने टीवी के कमेंट को याद करिए। आपने कहा था इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। और तेजस्वी जी ने बार बार कहा यह जवाब मैं अपने वकील से पूछ के दूंगा। उसके बाद फिर आप हमारे साथ आए। हमने कहा अच्छी बात है, हमारे पुराने साथी हैं आप आ गए। फिर आपने 19 का लोकसभा चुनाव हमारे साथ लड़ा। बीजेपी ने जो 14 में बिहार में निर्णायक जीत प्राप्त की थी, उसने अपने बहुत से सिटिंग एमपीज का टिकट काटा ताकि आपको एनडीए में और टिकट मिल सके। और आज के दिन मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने उन अपने सारे सांसदों का अभिनंदन करूंगा जो 14 में सिटिंग एमपी थे, जिनका 19 में टिकट हमने काटा ताकि अधिक लोगों को जदयू के टिकट मिल सके। जनक जी भी बैठे हैं यहां पर, ठीक ही कहा आपने। गोपालगंज से सांसद हो, बताइए। तो उस समय ठीक थी भाजपा, नरेंद्र मोदी तो उस समय प्रधानमंत्री थे ना। तो नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल यह है कि 19 में आप जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में। आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है, 16। 14 में संख्या भी कितनी थी? 2। तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए। किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। अब जरा उसके आगे चलते हैं। 20 की विधानसभा का चुनाव था। नीतीश जी, क्या सच्चाई नहीं है कि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जितना सघन प्रचार किया, उसके कारण एनडीए की साख बन पाई? आज आपको मैं विनम्रता से स्मरण देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि फर्स्ट फेज का चुनाव फुलवारी से लेकर यूपी के बॉर्डर तक हुआ था। एनडीए को कितनी सीट मिली थी याद करिए। पटना शहर के सारे विधानसभा हम लोग जीत पाए, बाकी फुलवारी दानापुर सब हारते गए। बीच में आरा और उनका हमारे 1-2 सीट और मिली हम लोग, बड़ा। उसके बाद मोदी जी ने दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में, 5वें फेज में सघन प्रचार किया। जंगल राज के 2 युवराज, याद है ना आपको नीतीश जी, कि भूल गए आप? और जब प्रधानमंत्री जी ने सघन प्रचार करना शुरू किया तो बिहार की हवा बदलती रही। दूसरे फेज में एनडीए को अधिक सीटें मिली, तीसरे में और अधिक मिली, और चौथे 5वें में हम स्वीप कर गए। अब आपको 43 आया तो आप खाली दूसरे पर ब्लेम करते हैं। कभी अपने अंदर भी तो देखना चाहिए कि 43 क्यों आ गए आप? जदयू, कहीं बिहार की जनता कुछ असहज तो नहीं हो रही थी? हमारा स्पष्ट मानना है कि वो जीत नरेंद्र मोदी के प्रयास और उनके व्यक्तित्व के कारण जनता ने विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार चलानी है बिहार के विकास के लिए। और चौथी बात माननीय नीतीश कुमार जी आपसे हमें कहनी है, आज आपने बहुत हम पर आरोप लगाया है, तो आज हम तो आरोप नहीं लगाएंगे, हम सवाल पूछेंगे आपसे। आज आपको 43 सीट मिली, भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी, फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में इस जीत के विजय उल्लास के कार्यक्रम में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और बड़ी पार्टी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक ने इसको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया।
तो आप सुन रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को, जो एक एक करके नीतीश कुमार की तमाम बातों का जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सीटें कम आने के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जेडीयू का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। नीतीश कुमार को अपने अंदर झांक कर भी इस बात को देखना चाहिए। फिलहाल हॉट टॉपिक में एक ब्रेक ले रहे हैं। इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। तो बिहार में सरकार बदलने जा रही है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और आरजेडी का दामन थाम लिया है। कभी जेडीयू के बड़े नेताओं में शुमार रहे शरद यादव ने बिहार में हो रहे इस बदलाव का जमकर स्वागत किया। जो गठबंधन आज बना है, इसी गठबंधन को जनता ने वोट दिया था। तो जो ये कह रहे हैं कि दोनों पुराना दौर आ जाएगा, तो इनके कहने से क्या होता है? जनता ने जनादेश इसी को दिया है। जो आज का गठबंधन है, जनादेश इसी को मिला है। जो बीच में सरकार थी वो जनादेश की सरकार नहीं थी। ये सरकार जो बनी है वो जनादेश की सरकार है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ।